माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल टारगेट बोर्ड में। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे, एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मन लगा करके बच्चों जी जान लगा करके आप लोग पढ़ाई में लगे होंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आज है संडे और इस संडे को हम लेते हैं डाउट क्लास, यानी पूरे सप्ताह जो कुछ भी हम आपको पढ़ाए हैं उसमें से अगर कहीं पर किसी तरह का कितना भी डाउट हो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं, या फिर अगर सिलेबस के अलावा अगर और किसी चीज के बारे में पूछना चाहें तो फिर आज आप हमसे बेझिझक पूछ सकते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, फटाफट से आप लोग तैयार हो जाइए क्योंकि आज एकदम स्पेशल संडे है और स्पेशल संडे को हम स्पेशल क्लास भी बनाएंगे। तो पहले तो सबसे पहले आप लोग ना क्लास को शेयर कर दीजिए। सबसे पहले बच्चों आप लोग क्लास को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने स्टेटस पर लगाइए, अपने फेसबुक ग्रुप में, अपने टेलीग्राम ग्रुप में, अपने दोस्तों के पास, सभी जगह पर बच्चों आप लोग सबसे पहले शेयर कर दीजिए। और आज का यह जो डाउट क्लास है या तीसरा डाउट क्लास है, यानी इसके पहले हम 2 डाउट क्लास ऑलरेडी ले चुके हैं। हर एक सप्ताह में हम एक डाउट क्लास लेते हैं और आपका 1 नंबर यहां पर बढ़ जाता है। इसके पहले हम लगातार 2 सप्ताह से डाउट क्लास लेते आ रहे हैं और 2 डाउट क्लास लिए हैं, तो आज तीसरा डाउट क्लास है। चलिए फटाफट से आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए, ठीक है ना। जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए। जो बच्चे अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं जल्दी जल्दी से ना आप लोग क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए। जो बच्चे अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं जल्दी जल्दी से क्लास को लाइक कर दीजिए, और जो बच्चे अभी तक क्लास को शेयर नहीं किए हैं फटाफट से क्लास को शेयर कर दीजिए। यह 2 चीज बच्चों बहुत ही ज्यादा नेसेसरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग टारगेट बोर्ड के एक सदस्य हैं, टारगेट बोर्ड के अपना एक परिवार है और उस परिवार के आप एक अभिन्न अंग हैं। समझ गए ना, अभिन्न अंग हैं। तो इसलिए ना आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि एकदम अच्छे तरीके से। हाँ, बच्चे का कमेंट आना शुरू हो गया है। चलिए भाई, सारे बच्चे फटाफट से कमेंट कर दीजिए। तो अब क्वेश्चन का सिलसिला प्यारे बच्चों शुरू होगा, लेकिन उसके पहले हम आपको बता दें कि जो बच्चे अभी तक 10th टॉपर बैच 2024 को ज्वाइन नहीं किए हैं तो इस बैच को ना आप लोग जरूर ज्वाइन कर लें, ठीक है ना। अगर प्यारे बच्चों अभी तक इस बैच को आप लोग ज्वाइन नहीं किए हैं तो जरूर ज्वाइन कर लें। देखिए, टॉपर बैच इस बैच का नाम है क्योंकि हम चाहते हैं ना कि सबका टारगेट हो टॉपर बनने का। अगर हर एक बच्चे यह टारगेट लेकर के चलेंगे कि हम टॉपर बनेंगे सर, हम टॉपर बनेंगे सर, तो फिर बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपका क्लास चलेगा। और अभी हम अपने व्हाट्सएप पर चेक कर रहे थे तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं ना जो हमारे पास भेजते रहते हैं, ठीक है ना, होमवर्क अपना करके ना भेजते रहते हैं और हम सभी लोगों को रिप्लाई तो नहीं करते हैं, लेकिन हाँ जांच जरूर करते रहते हैं, चेक करते रहते हैं। जैसे एक बच्चे थे जिन्होंने पूरा एकदम हैंड राइटिंग सुधारने के लिए एक एक पेज भर भर करके लिखा और उसके साथ साथ यह भी लिखा कि सर हम डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं हैंड राइटिंग और आप जो नोट्स प्रोवाइड कराते हैं उसको याद कर लेते हैं सर, बिकॉज हम टॉपर बनना चाहते हैं और आपके हाथों से मिठाई खानी है सर। तो इस प्रकार का मैसेज देख करके ना मन एकदम खुश हो जाता है, लगता है कि ना बच्चे भाई सचमुच में मेहनत कर रहे हैं। और जब बच्चे इस कदर मेहनत करते हैं ना तो फिर हम ना चाहते हुए भर में भी अंदर से पूरा मोटिवेट होते हैं और आप लोगों के लिए दिन रात मेहनत करने के लिए हम भी तैयार हो जाते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, फटाफट से आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए क्योंकि आज का क्लास बहुत ही ज्यादा जबरदस्त होगा। कुछ देर हम लोग डाउट क्लास करेंगे और उसके बाद फिर अपना सेशन समाप्त होगा। तो चलिए, हाँ, ऑनलाइन टेस्ट के बारे में बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर ऑनलाइन टेस्ट कब होगा। देखिए, ऑनलाइन टेस्ट की जहां तक बात है ना तो हम बुधवार के दिन आप लोगों का ना फिजिक्स का टेस्ट लेने वाले हैं। फिजिक्स में 2 चैप्टर हम पढ़ा चुके हैं ना, प्रकाश का अपवर्तन और प्रकाश का परावर्तन, 2 चैप्टर हम कंप्लीट करा चुके हैं। तो आने वाले बुधवार के दिन, ध्यान से समझिएगा, बुधवार के दिन आप लोगों का ना टेस्ट लिया जाएगा पूरा प्रकाश चैप्टर का, चाहे प्रकाश का प्रवर्तन हो चाहे प्रकाश का अपवर्तन हो। जबरदस्त तरीके से हम टेस्ट लेंगे और देखेंगे कि कौन बच्चे कितना सही कर पाते हैं, ठीक है। तो चलिए अब बच्चों का हम कमेंट पढ़ना शुरू करते हैं और कमेंट पढ़ते हैं बच्चों। चलिए, बहुत बढ़िया। अब देखिए भाई, चंदन क्लास
चंदन क्लासेस का है कि सर उत्तर लेंस में सिद्ध करें कि 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। अच्छा ये बताइए एकदम ईमानदारी से, उत्तर लेंस में बच्चों हम 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f हम सिद्ध करके बता चुके हैं कि नहीं बताए हैं? बताइए, हम बता चुके हैं ना। ये क्लास ऐप पर चला था बच्चों, पिछले क्लास में ही चला था, ऐप पर यह क्लास चला था और ऑलरेडी हम आपको इसको बता चुके हैं, ठीक है ना। ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं कि किस तरीके से 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f प्रूव्ड होता है, ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं, ठीक है ना। सर आगे का याद करते हैं तो पीछे का भूल जाते हैं, एक बच्चे का कमेंट है कि सर आगे का याद करते हैं तो पीछे का भूल जाते हैं। देखिए इसके लिए सबसे मुख्य जो चीज है ना वो क्या है बच्चों, अगर आगे का याद करते हैं और पीछे का नहीं भूलना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है ना क्या, रिवाइज। ऐसा नहीं कि आगे पढ़ते जा रहे हैं और पीछे वाले को हम लोग उठा करके देख ही नहीं रहे हैं, समझ गए ना। आगे हम लोग पढ़ते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, तो पीछे वाला ना आपको रिवाइज करना होगा। जब तक रिवाइज नहीं करिएगा कुछ होने वाला नहीं है। तो रिवाइज सबसे ज्यादा जरूरी है, जब तक रिवाइज नहीं करेंगे कुछ नहीं होगा। सिर्फ पढ़ लेने से बच्चों कुछ नहीं होता है, रिवाइज बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अभी तक स्टूडेंट ना लगभग 50% ही लाइक किए हैं, लाइक की संख्या बहुत कम है, तो ऐसा क्यों बताइए। लाइक तो आप लोग का भरपूर होना चाहिए ना, सारे बच्चे पहले लाइक करिए, सारे बच्चे एकदम जम करके पहले लाइक कर दीजिए जल्दी जल्दी से। जल्दी जल्दी से आप लोग लाइक करिए, और शेयर जो बच्चे अभी तक नहीं किए हैं ना फटाफट से आप लोग शेयर भी कर दीजिए। जल्दी से बच्चों आप लोग लाइक कर दीजिए, और जो बच्चे अभी तक शेयर नहीं किए हैं शेयर भी करिए फटाफट से। लाइक और शेयर होना चाहिए, लाइक और शेयर होगा तब ना अंदर से एनर्जी आएगा, नहीं तो देख रहे हैं फिर वैसे ही रहेगा, ठीक है ना। तो सारे बच्चे ना जल्दी जल्दी से लाइक और शेयर करिए, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों अब आप लोग को आगे का कमेंट पढ़ते हैं। अभी तक भी 200-250 बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए हैं, अरे भाई फटाफट से लाइक करो ना, ठीक है। और बार बार हम यही कहेंगे कि जो बच्चे अभी तक टॉपर बैच में ज्वाइन नहीं हुए हैं जल्दी से हो जाइए, क्योंकि यह जो टॉपर बैच है ना बच्चों आप लोगों के लिए ही बनाया गया है, और आप लोगों को इस तरीके का क्वालिटी वहां पर मिल रहा है ना, शायद आप लोग के लिए पर्याप्त है, आप लोग के लिए टॉपर बनने के लिए पर्याप्त है। तो इसलिए चाहे जैसे भी हो आप लोग एकदम उसमें जुड़ जाइए और जुड़ करके हर हाल में वो चीज पूरा करिए, ठीक है। चलिए अब क्या लिख रहे हैं सर, पीडीएफ लिखते हैं इसलिए पीडीएफ ऐप में सेंड कर दीजिए प्लीज। पीडीएफ तो टोटल ऐप में है बाबू, पीडीएफ तो आपका टोटल एप्लीकेशन में ही है, बाहर से तो पीडीएफ नहीं है, सब पीडीएफ एप्लीकेशन में, एक भी पीडीएफ ऐसा नहीं है जो एप्लीकेशन में नहीं है। जितना भी हम चैप्टर अभी तक पढ़ा चुके हैं टोटल चैप्टर आपका एप्लीकेशन में डला हुआ है, ठीक है ना। हाँ ठीक है। राष्ट्रवाद के उदय का कारण क्या है सर, अमन गुप्ता का सवाल है कि सर राष्ट्रवाद के उदय का कारण, राष्ट्रवाद, ठीक है ना। प्यारे बच्चों हम आपको बताए थे कि राष्ट्रवाद का उदय का कारण क्या था। हम आपको यह बताए थे कि जब जब निरंकुशवादी राजा शासन कर रहा था, जब जब निरंकुशवादी राजा का राज्य था तब तक किसानों पर, मजदूरों पर, जो गरीब वर्ग के लोग थे, जो मध्यम वर्ग के लोग थे, सब पर क्या हुआ, घनाघोर अत्याचार हुआ, ठीक है ना। किसानों से बहुत ज्यादा टैक्स वसूला जाता था, सामंतवादी व्यवस्था लागू हो गया था, और यही सब कारण था। और सबसे बड़ा कारण राजा का निरंकुशवादी होना, समझ गए ना। और यही सब कारण था कि राष्ट्रवाद का उदय हुआ था, समझ गए ना। जैसे सबसे पहली बार आपको हम बताए थे कि राष्ट्रवाद का उदय क्यों हुआ था, लुईस 16वां बताए थे ना। लुईस 16वां जब शासन कर रहा था तो उस समय राष्ट्रवाद भड़का और राष्ट्रवाद लोगों में पनपा। उसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट आया था, लेकिन नेपोलियन के बाद फिर कौन आया था, लुई 18वां आया था, लुई 18वां आया था। और सबसे बड़ा निरंकुशवादी राजा कौन था, सबसे बड़ा निरंकुशवादी राजा था मेटरनिक, मेटरनिक। और इन्हीं सभी के कारणों की वजह से ही ना राष्ट्रवाद पनपा था, मेटरनिक, ठीक है। और इन्हीं सभी कारणों की वजह से राष्ट्रवाद पनपा था। तो यह सबसे मस्त सवाल है, ठीक है। प्रकाश का अपवर्तन ऐप पर नहीं पढ़ाइएगा सर, प्रकाश का अपवर्तन बाबू चैप्टर खत्म भी हो गया, आप बोल रहे हैं कि नहीं पढ़ाइएगा सर, जाके प्ले लिस्ट में चेक कर लीजिएगा, एप्लीकेशन में पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है, क्यों चिंता कर रहे हैं। अब फ्री वीडियोस में खोजिएगा तो नहीं ना मिलेगा, उसके लिए प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में जाकर के देखिए, आप लोग को पूरा मिल जाएगा। दूसरा चैप्टर अपना खत्म भी हो गया, आप कहां पर हैं अभी तक। चलिए अब क्या है सर, आप मेरा यूरोप में
यूरोप में राष्ट्रवाद क्यों हुआ था सर? विशाल रॉय का कहना है बाबू यूरोप में राष्ट्रवाद क्यों हुआ था, इसका कारण अभी तो हम बताए ना कि निरंकुशवादी राजा का शासन सबसे बड़ा कारण था राष्ट्रवाद भड़कने का। लुई 16वां, लुई 18वां, मेटरनिक, ये सभी मुख्य रूप से जड़ थे राष्ट्रवाद का, समझ गए ना। इन्हीं सभी के कारणों की वजह से ना राष्ट्रवाद भड़का। क्योंकि मेटरनिक का क्या कथन था आपको पता है ना, कि जब फ्रांस छिकता है तो पूरा यूरोप संक्रमित हो जाता है, या फिर जब फ्रांस छिकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। यह कथन था किसका? मेटरनिक का, आपको पता है। इसका कहना था किसका? मेटरनिक का, कि किसी भी राज्य में शासन तो करो लेकिन जनता की भलाई ना करो। तो ये सबसे बड़ा कारण हो सकता है, ठीक है ना। तो ये हो गया राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा कारण, ठीक है ना। केमिस्ट्री का नोट्स भेज दीजिए सर। केमिस्ट्री का नोट्स तो बाबू अभी 2 क्लास तो हुआ ही है, पहले पढ़ तो लो तब तुम नोट्स ले लेना, ठीक है ना। पहले पढ़ लो तब नोट्स ले लेना, ठीक है ना। चलिए, सर सभी बच्चे बिना नहाए हुए क्लास कर रहे हैं ये तो मजाक हो गया भाई। सर केमिस्ट्री याद ही नहीं हो रहा है, क्या करें? केमिस्ट्री याद ही नहीं हो रहा है। अभी तक तो केमिस्ट्री में हम कुछ ऐसा बताए नहीं है कि जो कि याद किया जाए। और अभी तक जो कुछ भी पढ़ा केमिस्ट्री में पढ़ाए हैं सब तो बेसिक कंसेप्ट है। बताइए, केमिस्ट्री में तो अभी तक याद करने वाला हमको ऐसा टॉपिक दिए नहीं है, फिर कैसे कर रहे हैं कि केमिस्ट्री याद नहीं हो रहा है सर? गजब बात है यार। केमिस्ट्री तो अभी हम पढ़ाए नहीं है, केमिस्ट्री में तो सब सिर्फ अभी बेसिक चला है, अभी तो उसमें याद करने वाला कोई ऐसा टॉपिक ही नहीं है, ठीक है ना। सर विद्युत का सुचालक धातु कौन सा है? मोहम्मद अरमान का, बताइए। इससे भी आसान सवाल कोई हो सकता है? विद्युत का अगर सबसे अच्छा सुचालक पूछा जाए तो सबसे अच्छा सुचालक क्या होता है? चांदी होता है। चांदी का संकेत क्या होता है बच्चों, जरा एक बार बताइए। आप लोग को हम पढ़ा चुके हैं। चांदी का संकेत क्या होता है? एजी होता है। चांदी का संकेत एजी होता है, ठीक है ना। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि सोना का संकेत बताइए तो सोना का संकेत क्या होता है? एयू होता है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि लोहा का संकेत बताइए तो लोहा का संकेत क्या होता है? Fe होता है। अगर बच्चों आपसे पूछ दिया जाए कि पारा का संकेत बताइए तो पारा का संकेत, जल्दी से कमेंट करिए, पारा का संकेत क्या होता है? Hg होता है। Hg, जिसको मरकरी कहते हैं, ठीक है ना। Hg होता है जिसको मरकरी कहते हैं। अगर आपसे बच्चे एल्युमिनियम का पूछ दिया जाए तो क्या होता है? एल्यूमिनियम। अगर आपसे एल्यूमिनियम का पूछ दिया जाए तो बताइए एल्यूमिनियम का क्या होगा? Al हो जाएगा। Al हो जाएगा, ठीक है ना। चांदी, सोना, लोहा, पारा। अच्छा, अगर आपसे शीशा का पूछ दिया जाए जिसको लेड बोलते हैं तो लेड का क्या होगा बता दीजिए। लेड का क्या हो जाएगा? लेड का क्या होगा? लेड का Pb होता है, ध्यान रखिएगा। लेड का बच्चों Pb होता है। क्या होता है? Pb। लेड का क्या होता है? Pb होता है, ठीक है ना। हाँ, अब चलिए बता दीजिए जिंक का, जल्दी से आप लोग। जिंक का संकेत क्या होता है? जिंक का बच्चों क्या होता है? Zn होता है, बिल्कुल सही जवाब है। जिंक का क्या होता है? Zn होता है। चलिए अब जरा आप लोग बता दीजिए किस चीज का? सोडियम का बता दीजिए। सोडियम का जरा जल्दी से बता दीजिए, सोडियम का क्या होता है बच्चों? सोडियम का बताइए। सोडियम का क्या होता है? जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताइए। सोडियम का क्या होता है? तो सोडियम का होता है Na। सोडियम का क्या होता है? Na होता है, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया, बताते चलिएगा। अच्छा, अब बता दीजिए पोटेशियम का। अब बच्चों बता दीजिए आप लोग पोटेशियम का। पोटेशियम का संकेत क्या होता है? पोटेशियम का संकेत क्या होता है? आप लोग का जवाब क्या आएगा? पोटेशियम का संकेत क्या होता है? अरे के ही होता है। अरे भाई, अगर आपसे कोई, अगर आप किसी से पूछिए कि पोटेशियम का संकेत के होता है तो उसका जवाब भी आएगा के। पोटेशियम का संकेत के होता है, ठीक है ना। अच्छा, अब क्या और कौन सा पूछे जो इंपॉर्टेंट है? लोहा, सोना, हीरा, सोना, चांदी, लोहा, पारा, एल्युमिनियम, लेड। अच्छा, हाँ, अब बताइए टीन का क्या होता है बच्चों? बता दीजिए टीन का क्या होता है? बता दीजिए टीन का क्या होता है? टीन का Sn होता है। टीन का Sn होता है, ठीक है ना। ये सब इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोग कम से कम जरूर ध्यान रखें, ठीक है। चलिए, पीयूष सर आप मेरा कमेंट नहीं पढ़ते हैं, केमिस्ट्री का पीडीएफ कब मिलेगा? केमिस्ट्री का पीडीएफ आपको तब मिलेगा जब चैप्टर अंत होने वाला रहेगा ना, तो उस समय आपको पीडीएफ मिल जाएगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे करते क्या है ना कि पीडीएफ तो मिल गया, अब लिखने का प्रैक्टिस बिल्कुल ही छोड़ देते हैं। जैसे ही पीडीएफ मिला लिखने का एकदम भूल जाते हैं कि अब लिखना ही नहीं, अब तो पीडीएफ आ ही गया, अब क्यों लिखें।
समझ गए ना। तो लिखने का प्रैक्टिस इससे आपका बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा, और अगर लिखने का प्रैक्टिस बच्चों खराब हुआ तो फिर टॉपर नहीं बन सकते हैं, समझ गए ना। तो अगर हम यह कष्ट आपको दे रहे हैं कि हम पीडीएफ लास्ट में देते हैं, चैप्टर जब खत्म होने वाला रहता है तब देते हैं, तो इससे एक बेनिफिट है कि आपका लिखने का प्रैक्टिस बनेगा। अगर आप इंतजार में रहिएगा कि सर तो देवे ना करेंगे अंतिम में, हम लिखवे नहीं करते हैं, तो फिर इसमें नुकसान आपका है। हम आपके भलाई के लिए, आपकी पढ़ाई के लिए, आपका हैंडराइटिंग के लिए हम कुछ अलग कर रहे हैं ताकि आप लोग का सुधरे, लेकिन आप लोग जब सुधारने के लिए तैयार नहीं होंगे तो फिर हम उसमें क्या ही कर सकते हैं, बताइए, कुछ नहीं कर सकते हैं। चलिए। एमके एकेडमी कह रहे हैं कि सर आप इतना अच्छा पढ़ाते हैं कि सर मेरा मन करता है कि आपके पैर से हाथ छूकर आपसे हाथ से पैर छूकर आपका आशीर्वाद लेना चाहता हूं। सर मेरा आशीर्वाद लेने का सपना साकार होगा कि नहीं यह मैं जानता, सर मुझे रोना आ जाता है। अरे बाबू बिल्कुल बिल्कुल आएगा, मेहनत तो करो, हम खुद चल के तुम्हारे पास आएंगे, ठीक है ना, हम खुद चल के तुम्हारे पास आएंगे, ठीक है ना। कार्ल मार्क्स कौन था सर? रॉकी भाई था। कार्ल मार्क्स के बारे में ना दूसरा चैप्टर में पढ़ाएंगे। अभी ना हम आपको हिस्ट्री का दूसरा नंबर चैप्टर शुरू करेंगे ना एप्लीकेशन पर बच्चों, हिस्ट्री का ना दूसरा नंबर चैप्टर शुरू करेंगे तो जबरदस्त मजा आएगा, देखिएगा। हिस्ट्री का दूसरा नंबर चैप्टर हम एप्लीकेशन पर शुरू करेंगे, तब देखिएगा कितना जबरदस्त मजा आता है, बहुत जबरदस्त मजा आएगा, एकदम लगेगा कि हाँ है कोई चीज, समझ गए ना, बहुत जबरदस्त मजा आने वाला है, ठीक है। चलिए। चलिए बहुत बढ़िया। सर दो डाइऑप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर कितना होगा? सर दो डाइऑप्टर वाले लेंस का नहीं आपके आपसे याद होगा, बताइए। पी बराबर 1/F बताए थे। पी बराबर बच्चों क्या होता है? 1/F होता है। एक बच्चे का सवाल है कि सर दो डाइऑप्टर वाले यानी कि पावर कितना दिया हुआ है, पी बराबर कितना दिया हुआ है, दो डाइऑप्टर, तो अगर एफ बराबर निकालेंगे तो 1/P होगा, 1/2 होगा, 0.5 हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा मीटर में, 0.5 मीटर में। शायद ये वाला क्वेश्चन तो हम करवाए थे भी, अगर आपको याद हो तो हम ये वाला क्वेश्चन बच्चों करवा चुके हैं, ठीक है ना। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य अंडाकार दिखाई देता है जबकि दोपहर के समय गोला दिखाई क्यों देता है? सर इसका भी जवाब हम आपको प्रकाश के परिवर्तन चैप्टर में पढ़ा चुके हैं। एप्लीकेशन पर शायद आप लोग क्लास नहीं कर रहे हैं क्या? एप्लीकेशन पर डेली जो क्लास चल रहा है सुबह में 9 बजे से 10 बजे, वो क्लास आप लोग नहीं कर रहे हैं क्या? ये सारे क्वेश्चन जो आप पूछ रहे हैं हम ऑलरेडी एप्लीकेशन में करवा चुके हैं, समझ गए ना, हम ऑलरेडी करवा चुके हैं। शायद लगता है कि बच्चे क्लास नहीं कर रहे हैं। अरे डेली टारगेट बोर्ड एप्लीकेशन में, समझ गए ना, टारगेट बोर्ड एप्लीकेशन में ना डेली क्लास चल रहा है। बहुत सारे बच्चे को पता नहीं चल रहा होगा कि सर क्लास कैसे करें। सर देखिए बच्चों, एक चीज हम आपको बता देते हैं, आज एकदम खुल करके बताते हैं, डेली आप लोग क्लास में ज्वाइन हो जाइएगा। जैसे ही आप लोग एप्लीकेशन को खोलते हैं ना, जैसे ही आप लोग एप्लीकेशन को खोलिएगा तो वहां पर ना आपके सामने छह बक्सा खुलता है। अगर आप लोग को याद होगा तो आपके सामने 6 बक्सा खुलता है। एक इस तरीके का खुलता है, ठीक है। अब बच्चों दूसरा इस तरीके का खुलता है, तीसरा देखिएगा तो इस तरीके का खुलता है, ठीक है ना। 6 बक्सा आपके सामने खुल जाएगा, 3 तो इधर हो गया और उसके बाद 3 और खुलता है, ठीक है ना। जैसे ही एप्लीकेशन ओपन करिएगा ना आपके सामने यहाँ पर 6 बक्सा खुल जाएगा, ठीक है। देखिए हम आपको पूरा प्रोसेस बता देते हैं, ये भी आपका सबसे बड़ा डाउट में आ रहा है। देखिए अगर जो प्यारे बच्चों 6 बक्सा खुलता है ना एप्लीकेशन में आपका, यहां पर सबसे पहला नंबर में आप जाइएगा ना तो ऑल कोर्सेस का ऑप्शन है, ऑल कोर्सेस का ऑप्शन है। दूसरा में है प्यारे बच्चों लाइव क्लास का, ये तीसरा में ऑप्शन जो है ना वो नोट्स का ऑप्शन है, तीसरा है नोट्स का। चौथा है माई कोर्सेस का, चौथा है प्यारे बच्चों माई कोर्सेस का ऑप्शन है। पांचवा फ्री वीडियोस का है और यहां पर ना टेस्ट का है। ये 6 बॉक्सा खुल जाता है ना आपके एप्लीकेशन में। देखिए अगर 9 बजे से 10 बजे आप हमारे साथ अगर सुबह जुड़ते हैं ना तो उसके लिए आपको लाइव टेस्ट वाले टैब पर जाना है। जैसे ही लाइव टेस्ट वाला टैब पर क्लिक करिएगा आपके सामने लाइव क्लास जो चलते रहेगा ना वो दिख जाएगा, समझ गए। टाइम पर जाइएगा तब ही लाइव क्लास दिखेगा। अगर टाइम के बाद जाते हैं, अगर आपको रिकॉर्डेड क्लास देखने का मन है कि नहीं सर हम रिकॉर्डेड क्लास देखना चाहते हैं, तो रिकॉर्डेड क्लास देखने के लिए ना आपको माई कोर्सेस पर जाना होगा।
सबसे नीचे देखिए माई कोर्सेस, यहां पर ना माई कोर्सेस का ऑप्शन है। तो माई कोर्सेस पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं, समझ गए ना, माई कोर्सेस पर, यहां पर बच्चों माई कोर्सेस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे ना, आपका कोर्स खुल करके आ जाएगा। जो भी आपका कोर्स रहेगा ना, वो खुल करके आ जाएगा। और उस कोर्स में ऊपर में आपको थंबनेल तो दिखाई देगा ही। उस कोर्स में एक चीज जरा ध्यान से देखिएगा, ऊपर में ना आपको थंबनेल तो दिखाई देगा ही, साथ ही नीचे में ना आपको एक प्लेलिस्ट का बटन दिखेगा नीचे, समझ गए। नीचे में बच्चों आपको ना एक प्लेलिस्ट का बटन दिखेगा। ये यहां पर अगर आप देखेंगे ना, यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको प्लेलिस्ट का बटन दिखेगा। ठीक है, प्लेलिस्ट, यहां पर आपको प्लेलिस्ट दिखेगा। जैसे ही आप प्लेलिस्ट के बटन पे क्लिक करते हैं, समझ गए, जैसे ही आप प्लेलिस्ट के बटन पे क्लिक करेंगे ना, आपके सामने अगला टैब में जो खुल करके आएगा, अगला टैब में खुल करके आ जाएगा कि मैट्रिक परीक्षा 2024 की तैयारी के लिए आगे बढ़िए। ठीक है, जैसे ही आप उस पर आगे बढ़ेंगे, हर एक सब्जेक्ट का आपके पास खुल करके आ जाएगा लिस्ट। अब जब हर एक सब्जेक्ट का लिस्ट खुलेगा, वहां पर जाकर के जिस सब्जेक्ट को देखने का मन है, उस सब्जेक्ट का आप रिकॉर्डेड क्लास देख लीजिए। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे को शायद पता नहीं है, ये पता होना चाहिए ना आपको। बहुत सारे बच्चे क्लास लगता है एप्लीकेशन पे नहीं कर रहे हैं और पूछते हैं वैसे सवाल जो हम ऑलरेडी बता चुके हैं। ठीक है ना। अब बताइए, एक बच्चे पूछ रहे हैं कि सर एल्डिहाइड का संरचना सूत्र, क्या अभी एल्डिहाइड के बारे में पढ़ाए हैं? अगर पढ़ा दे, अब ना समझ में आए तब हमसे पूछ लीजिएगा। जो चीज पढ़ाए हैं ना, सिर्फ उसी में से पूछिए। ठीक है। हिस्ट्री तो बाबू हम इतना जबरदस्त तरीका से याद करा देते हैं कि हमें नहीं लगता है कि आप लोगों को ना याद करने का जरूरत है। समझ लीजिएगा काफी है। ठीक है ना। हाँ, समझ लीजिएगा तो बिल्कुल काफी है। समझ लीजिएगा ना अगर, तो बिल्कुल काफी है। समझिएगा तो बिल्कुल काफी हो जाएगा रे भाई। एक बच्चे कह रहे हैं कि सर अवतल लेंस में जब कोई किरण F1 से आपतित होती है तो कहां, अगर बच्चों आप लोग को हम क्या पढ़ाए हैं कि अगर प्रधान अक्ष के समांतर आए तो फोकस से गुजरता है, अब फोकस से आएगा तो प्रधान अक्ष के समांतर हो जाएगा सीधे। तो इसका सीधा सीधा सवाल है, इसमें क्या करना है। ठीक है सर, पौधे अपना पोषण कैसे प्राप्त करते हैं? आपको बताए थे, पौधे अपना पोषण जो है ना वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के फलस्वरूप प्राप्त करते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के फलस्वरूप पौधे अपना भोजन प्राप्त करते हैं या फिर पोषण प्राप्त करते हैं, यही हो सकता है ना। भोजन या पोषण एक ही हुआ, जैसे हम लोग भोजन खाते हैं तो उससे हम लोग को पोषण प्राप्त होता है, तो वही चीज हो गया। ठीक है ना। चलिए, मानव श्वसन तंत्र के बारे में समझाइए सर। मानव श्वसन तंत्र के बारे में श्वसन चैप्टर में हम समझाए हैं, जाकर के देख लीजिएगा। ठीक है ना, श्वसन चैप्टर में हम समझाए हैं, जाकर के आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है। हाँ, चलिए श्वसन काल देख लीजिएगा। अब देखिए, एक बच्चे पूछ रहे हैं कि सर पुनर्जागरण काल क्या है? अगर इतिहास आप लोग पहला नंबर चैप्टर का बेसिक क्लास हमसे पढ़ लेते ना, तो ये क्वेश्चन पूछने का नौबत ही नहीं आता कि पुनर्जागरण क्या है। हमें तो कभी कभी ऐसा लगता है ना कि जो क्वेश्चन हम ऑलरेडी बता चुके हैं वही सारे क्वेश्चन आप पूछते हैं, जबकि उसमें डाउट नहीं होना चाहिए। समझ गए ना, डाउट उसमें बच्चों बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। चलिए अब आगे पूछिए। पौधे अपना पोषण कैसे प्राप्त करते हैं? प्रकाश संश्लेषण क्रिया से, तो बता ही दिए ना। पौधे अपना पोषण प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया से करते हैं, बता ही दिए। ठीक है ना। हाँ सर, सघन माध्यम, विरल माध्यम, अरे विरल माध्यम नहीं पढ़ाए हैं, बताइए। विरल माध्यम आपको हम नहीं पढ़ाए हैं? विरल माध्यम सघन माध्यम से पढ़ाया ना, जिसमें प्रकाश की चाल ज्यादा हो विरल माध्यम, जिसमें प्रकाश की चाल कम हो सघन माध्यम, ऑलरेडी तो आपको हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है।
डेड बॉडी सजीव होता है या निर्जीव होता है सर? देखिए, सजीव का हम कुछ लक्षण आपको बताए थे कि सजीव होने का क्या क्या लक्षण है। एक बच्चे का सवाल है ना कि सर डेड बॉडी सजीव होता है कि निर्जीव। सवाल तो अच्छा ही है कि सर डेड बॉडी जो शरीर मर गया, अगर हम आपसे प्यारे बच्चों पूछें कि बताइए सूखा पेड़, अगर हम आपसे पूछें कि सूखा पेड़ क्या है, सजीव है कि निर्जीव है? अगर प्यारे बच्चों एक टेबल के बारे में हम आपसे पूछें कि एक टेबल क्या है, सजीव है कि निर्जीव है, आप कहेंगे कि सर टेबल तो निर्जीव है। आखिर जिस लकड़ी का टेबल बना है वो लकड़ी कभी ना कभी तो सजीव रहा होगा, बताइए। वैसे ही सजीव का कुछ लक्षण है, श्वसन करना, उत्सर्जन करना और वृद्धि करना, ये सब लक्षण है। और जो शरीर मर जाता है ना, वो न तो श्वसन करता है, न तो वृद्धि करता है, न तो उत्सर्जन करता है, और जो ये सब लक्षण जिसमें नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि वो क्या होगा, वो निर्जीव होगा। तो बिल्कुल ये निर्जीव होगा, ठीक है ना, डेड बॉडी क्या होगा, निर्जीव होगा। ठीक है, चलिए, समझ में आ गया, बताइए। अरे ये कौन पूछ रहा है, एल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है सर? एल्डिहाइड का सूत्र एक बच्चे बार बार पूछ रहे हैं। देखिए एल्डिहाइड ना हम केमिस्ट्री के कौन से चैप्टर में पढ़ाएंगे, आपको हम बताएंगे कि CHO के बारे में हम आपको बताएंगे कि एल्डिहाइड किस चैप्टर में, कार्बन एवं इसके यौगिक शायद उसी चैप्टर में पढ़ना है। एल्डिहाइड के बारे में हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। और इसमें अगर मुख्य रूप से देखा जाए ना, तो इसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से, जैसे ये हो गया, ठीक है ना, इसके आगे RCHO, इस तरीके से इसका संरचना सूत्र होता है, हम आपको पढ़ाएंगे। जिस समय चैप्टर बताएंगे ना, उस समय हम बताएंगे कि किस तरीके से इसको तैयार किया जाता है और किस तरीके से एल्डिहाइड समूह को बनाया जाता है, ठीक है। अभी आप लोग इसको मत समझिए, अभी बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, सिर्फ ये सूत्र देख लेने से आपको क्या समझ में आएगा, ठीक है ना। हाँ सर, प्रिज्म के अपवर्तन को समझाइए। प्रिज्म के अपवर्तन के बारे में हम आपको नहीं पढ़ाए हैं। प्रिज्म में जिस तरीके से 7 प्रकाश का रंग होता है, प्रिज्म का काम क्या है, प्रकाश का रंग, 7 प्रकाश के रंग को अलग अलग विभक्त कर देना, तो प्रिज्म का काम वही होता है स्पेशल, ठीक है ना। भूगोल का पढ़ाइएगा सर, भूगोल का पहला नंबर चैप्टर यूट्यूब पर बहुत जल्द करवा देंगे हम, ठीक है ना। भूगोल हम पढ़ा देंगे बच्चों। चलिए आगे बताइए अब। एक बच्चे बार बार कमेंट कर रहे हैं कि सर पुनर्जागरण काल क्या होता है, सर बता ही दीजिए। प्यारे बच्चों, हम आपको क्या बताए थे कि 14वीं सदी से लेकर के 17वीं सदी तक, कौन बच्चे हैं, स्टूडेंट का नाम हम ले लेते हैं एक बार, स्टूडेंट का नाम नहीं लिए, पुनर्जागरण काल, सौरभ, सौरभ पूछ रहे हैं कि सर कि पुनर्जागरण काल क्या होता है, ठीक है ना। प्यारे बच्चों, हम आपको बताए थे ना कि पुनर्जागरण का अर्थ होता है, जैसे देखिए शब्द का ही अर्थ क्या होता है, पुनर्जागरण, पुनर, पुनर्जागरण मतलब किसको हम कह सकते हैं कि पुनः जागरण, मतलब फिर से जागना। मतलब जो व्यक्ति सुसुप्तावस्था में चला गया था ना एकदम, कि अब तो कोई बदलाव कार्य हो ही नहीं सकता है, अब कुछ नहीं होगा, जो बदलाव होना था हो गया, मतलब इस प्रकार का जो विचारधारा रख लेता है ना, उससे बाहर निकल करके फिर से जो जाग गया, उसी को कहते हैं पुनर्जागरण। क्या कहते हैं, पुनर्जागरण। तो पुनर्जागरण कहने का मतलब हम यह भी समझ सकते हैं कि फिर से जागना, समझ गए ना। तो बच्चों 14वीं सदी से लेकर के 17वीं सदी तक जो भी सांस्कृतिक सुधार हुए, धार्मिक सुधार हुए, जो धार्मिक आंदोलन हुए, जो सांस्कृतिक आंदोलन हुए, जो युद्ध हुए, उसी को हम लोग कहते हैं पुनर्जागरण काल। 14वीं से 17वीं शताब्दी तक, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। 14वीं से 17वीं शताब्दी तक जो सांस्कृतिक आंदोलन हुए, जो सांस्कृतिक सुधार हुए, जो धार्मिक सुधार हुए, जो युद्ध हुए, उन सभी को पुनर्जागरण कहते हैं। बिल्कुल एकदम आसान है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है ना। चलिए, चलिए जी, और कोई दिक्कत? बताइए फटाफट से।
मानव विकास रिपोर्ट क्या है सर? मानव कितना विकास किया है, इसका जो रिपोर्ट निकाला जाता है ना, उसी को कहते हैं मानव विकास रिपोर्ट। ये शिक्षा के आधार पर, स्वास्थ्य के आधार पर ये सब निकाला जाता है। भूगोल भूगोल में हम आपको पढ़ाएंगे, अर्थशास्त्र में, ठीक है ना, अर्थशास्त्र, मानव विकास सूचकांक पढ़ाएंगे, सब हम आपको वहीं पर पढ़ाएंगे, ठीक है ना, सब हम आपको वहीं पर पढ़ाएंगे। सर कार्बोनरी संगठन का स्थापना कब हुआ था सर? अरे भाई 1800। कार्बोनरी संगठन का स्थापना कब हुआ था? 1800 ईस्वी में। ये तो हम आपको बता ही दिए थे ना, है? बताए तो थे हम। चलिए, सर इंग्लिश क्लास किस किस दिन पढ़ाई होता है? देखिए बच्चों, इंग्लिश क्लास के बारे में हम आपको क्या बताए थे। इंग्लिश क्लास के बारे में अगर आपके पास टाइम टेबल होगा तो आप अच्छे तरीके से जानते होंगे, या फिर एप्लीकेशन पर भी आपका टाइम टेबल लगा हुआ है। एप्लीकेशन पर भी अगर आप जाते हैं ना, तो एप्लीकेशन पर भी आपका टाइम टेबल तुरंत वहां पर दिखाई दे देगा कि क्रिस सर का जो क्लास होता है अंग्रेजी का, वो होता है बच्चों 8:30 बजे से। क्रिस सर का क्लास कब होता है? 8:30 बजे से होता है, समझ गए ना? हाँ, क्रिस सर का क्लास 8:30 बजे से होता है जी। क्रिस सर का क्लास ना 8:30 बजे से, लेकिन आज संडे है तो आज नहीं होगा। 8:30 बजे से 8:30 से होता है। कौन कौन दिन? सोमवार। कौन कौन दिन होता है? सोमवार, मंगलवार, सोमवार, मंगलवार और बुधवार। ये 3 दिन अंग्रेजी चलता है आपका 8:30 बजे से, ठीक है ना, 8:30 बजे से 3 दिन अंग्रेजी चलता है आपका। क्लियर है? 3 दिन क्रिस सर का अंग्रेजी चलता है, बस। ठीक है ना? चलिए, और कोई डाउट्स? और अगर कोई डाउट है तो फटाफट से पूछ लीजिए आप। अगर और कोई डाउट है तो फिर जल्दी जल्दी से पूछ ही लीजिए। हम्म। एक बच्चे का कमेंट है कि सर मेटरनिक काल कब से कब तक था? अरे बाबू, मेटरनिक काल हम आपको बताए थे नहीं। देखिए जरा, मेटरनिक काल के बारे में बता देते हैं। मेटरनिक काल, ये सब कुछ हम पढ़ा चुके हैं, आप लोग कैसे दोबारा सवाल पूछते हैं बताइए। मेटरनिक काल कब से कब तक था? 1815 से कब तक था? 1848 तक। 1815 से 1848 तक का जो समय रहा, 1815 वो कौन समय था? जब नेपोलियन बंदी बनाया था, जब वाटरलू का युद्ध हुआ था, नेपोलियन की हार। 1815 में बच्चों नेपोलियन की हार हो गई थी। तो इस समय से लेकर के 1848 तक का जो समय था ना, उसे कहते हैं क्या? उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग क्या कहते हैं? मेटरनिक काल कहते हैं, ठीक है। चलिए, और कुछ? द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है सर? नरेश पूछ रहा है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम हम किसमें पढ़ाने वाले थे? अगले क्लास में हम पढ़ाने वाले थे द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत अगले क्लास में पढ़ाने वाले थे हम, बताइए। जिसमें हम ये बताने वाले थे कि, ये बताइए कि समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। अगली क्लास तक रुक जाइए, इसको हम बेहतरीन तरीके से समझाएंगे, ठीक है ना। अगली क्लास तक आप रुक जाइए। सर वाटरलू का युद्ध कहाँ और किनके बीच हुआ था सर? वाटरलू का युद्ध अभी तक आप लोग नहीं समझे थे। वाटरलू का युद्ध प्यारे बच्चों, वाटरलू के एक मैदान में हुआ था, आपको बताया था ना, जिसमें नेपोलियन की हार हो गई थी, ठीक है ना। एक तरफ से तो नेपोलियन अकेले था, और दूसरी तरफ से रूस वाला था, इंग्लैंड वाला था, समझ गए ना, ये सब था। और इधर से फिर ऑस्ट्रिया भी था, और ये सब मिलकर के ना नेपोलियन को हरा दिया था, ठीक है ना। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं हम कि एक तरफ नेपोलियन अकेले था, एक तरफ ना नेपोलियन अकेले था, और दूसरी तरफ कौन था? जितना मित्र राष्ट्र जो था ना, सब था, ठीक है। एक तरफ नेपोलियन अकेले और दूसरा तरफ मित्र राष्ट्र था, ठीक है। चलिए, और कुछ?
और कुछ है तो पूछिए जल्दी जल्दी से। और कुछ है तो बताइए। ये लड़का कौन है बोल रहा है? असीफ आर्ट वर्क लिख रहा है कि सर, सर क्राउन कांच क्या है? आप मेरा डाउट नहीं सॉल्व कर रहे हैं, कब से डाउट पूछ रहे हैं। चलिए, असीफ आर्ट वर्क का कमेंट है कि सर क्राउन कांच क्या है। कमेंट क्या है जी? सर, क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, क्राउन कांच क्या है? क्राउन कांच क्या है? इसको सिंपल तरीके से हम ये कह सकते हैं ना कि ये एक प्रकार का ऐसा कांच होता है। यह बच्चों एक प्रकार का ऐसा कांच होता है, ऐसा कांच लिख सकते हैं, ऐसा कांच जो धूप में जाने पर काला हो जाता है, जो धूप में जाने पर, या आप लिख सकते हैं यह एक विशेष प्रकार की कांच होती है। इसको आप ना ऐसे लिख दीजिएगा कि यह जो, कि बच्चों यह जो क्राउन कांच है एक विशेष प्रकार की कांच होती है जो धूप में जाने पर काला हो जाता है। इसका तापीय प्रतिरोधक क्षमता अधिक होता है, यानी कि यह ज्यादा ऊष्मा बर्दाश्त कर सकता है। तापीय तापीय प्रतिरोधक क्षमता, तापीय प्रतिरोधक क्षमता, तापीय प्रतिरोधक क्षमता, ठीक है ना, तापीय प्रतिरोधक क्षमता अधिक होता है। ठीक है, इसका उपयोग लेंस क्या बोलते हैं, चश्मा बनाने में किया जाता है। ठीक है ना, तो क्राउन कांच बड़ा सिंपल है, धूप में जाने पर काला हो जाता है, इसमें तापीय प्रतिरोधक क्षमता जिसमें अधिक होता है, जो जिसका उपयोग कहाँ किया जाता है, चश्मा वगैरह बनाने में किया जाता है। ठीक है ना। हाँ, या फिर ये भी कह सकते हैं कि प्रयोगशाला वगैरह में कुछ उपकरण ऐसे होते हैं जिसमें क्राउन कांच का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए। हाँ, और कोई? बताइए और कुछ। सर, नेपोलियन की मृत्यु कब हुई थी? 1821 ईस्वी मेरे भाई। 1821 में नेपोलियन की मृत्यु हुई थी। आपको बताया थे ना कि 1815 ईस्वी में वाटरलू के युद्ध में उसको बंदी बनाया गया था। उसके बाद फिर सेंट हेलेना नामक टापू पर उसे भेज दिया गया था। कहां पर? सेंट हेलेना, सेंट हेलेना नामक टापू पर भेज दिया गया था, जहां पर 6 वर्ष वो बचा। उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। ये बात हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। ठीक है ना। चलिए, लक्ष्मण कुमार, क्या है आपका डाउट? आपका कमेंट तो एक बार हम पहले भी उठा चुके हैं। ठीक है ना। हम्म। हम्म। चलिए, अब क्या है, कार्बोनरी संगठन की स्थापना ना बहुत जगह पर आपको मिलेगा 1810 ईस्वी में। 1800 ईस्वी में आपको देखिएगा ना, 1800 ईस्वी में आपको कहा विकिपीडिया वगैरह में जाके खोलिएगा तो 1810 से मिलेगा, लेकिन अधिकतर जगह पर ना किताब वगैरह खोलिएगा तो 1810 ईस्वी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, कार्बोनरी संगठन की स्थापना। ठीक है। सबसे छोटी आंत को सबसे बड़ी, मतलब आहार नाल की सबसे बड़ी ग्रंथि कहा जाता है। छोटी आंत को आहार नाल की सबसे बड़ी ग्रंथि कहा जाता है। ठीक है ना। चलिए, सर प्रकाश संश्लेषण में सनलाइट जरूरी है, तो अवलोकन, परिणाम, सावधानी सब एक ही में बताएं। इसको ना बच्चों आप अलग अलग करके लिखे तो ज्यादा बेहतर होगा। यानी कि सबसे पहले अवलोकन लिखना है कि क्या क्या लेना है। पहले तो आप लोग ना सामान लिख लीजिए कि क्या क्या जरूरी सामान है जिसको हम लोग प्रकाश संश्लेषण में यूज कर सकते हैं। उसके बाद फिर परिणाम लिखिए, उसके बाद फिर सावधानी लिखिए। ये सब आप लोग अलग अलग करके लिखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है। चलिए, और कुछ? चलिए, जल्दी जल्दी से पूछ लीजिए, क्या पूछ रहे हैं सर? रोमान अशरफ का उर्दू हैंडराइटिंग प्लीज दे दीजिए। रोमान अशरफ का उर्दू हैंडराइटिंग,
उर्दू का तो हम ऐसे नोट्स लिए थे नहीं, क्योंकि उर्दू का हम पढ़ाई करवाते नहीं है। ठीक है, अब की बार जाएंगे ना तो हम उर्दू का भी नोट्स जरूर ले लेंगे, ठीक है ना। आवर्धन नहीं समझे हैं सर? आवर्धन, ऐसा करिए ना, जाकर के एक बार और क्लास देख लीजिए आप। आवर्धन तो हम पहली चैप्टर में भी पढ़ाए हैं, प्रकाश का प्रवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन में भी हम आपको ऑलरेडी आवर्धन चैप्टर पढ़ा चुके हैं, तो दो दो बार हम आपको आवर्धन चैप्टर पढ़ा चुके हैं, उसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आवर्धन चैप्टर बच्चों हम दो दो बार पढ़ा चुके हैं। ठीक है, ये कौन है? अंशुमान सांदालिया, टारगेट बोर्ड। सर हम बहुत देर से सवाल पूछ रहे हैं, मित्र राष्ट्र क्या है, मित्र राष्ट्र क्या है सर? अच्छा, मित्र राष्ट्र, एक बच्चे बहुत देर से सवाल पूछ रहे हैं भाई कि सर मित्र राष्ट्र में कौन कौन आते हैं। बच्चों का सवाल है कि सर मित्र राष्ट्र में कौन कौन आते हैं। देखिए हम आपको अभी अभी कुछ देर पहले बताए हैं कि जब नेपोलियन बोनापार्ट युद्ध लड़ा तो नेपोलियन बोनापार्ट एक तरफ से तो अकेले था और दूसरी तरफ से प्यारे बच्चों मित्र राष्ट्र के तरफ से सब लोग था। और मित्र राष्ट्र में ना इंग्लैंड, सबसे पहले तो आप लोग इंग्लैंड लिख दीजिएगा। मित्र राष्ट्र में कौन आते हैं भाई? तो सबसे पहले आप लोग इंग्लैंड लिख दीजिएगा। इंग्लैंड के बाद ना आप लोग जापान लिख देंगे। जापान के बाद आप लोग अमेरिका लिख दीजिएगा, अमेरिका लिख दीजिएगा। अमेरिका के बाद प्यारे बच्चों 5 राष्ट्र आते हैं। अमेरिका के बाद इसमें रूस लिख दीजिएगा, और रूस के बाद ना इसमें फ्रांस लिख दीजिएगा। जिस समय प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ ना, उस समय भी मित्र राष्ट्र का चर्चा हुआ था। ठीक है, तो लेकिन फ्रांस की तरफ से तो ये खुदे ही लड़ रहा था। कौन? कौन? नेपोलियन बोनापार्ट। बाकी इंग्लैंड, जापान, अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रिया। इधर से एक ना ऑस्ट्रिया भी आप लोग कर सकते हैं, जिस समय ये युद्ध हो रहा था ना तो उस समय ऑस्ट्रिया भी था, तो ऑस्ट्रिया भी आप लोग लगा लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अब किनका सवाल है? ऑस्ट्रिया की राजधानी हंगरी है, ऑस्ट्रिया की राजधानी हंगरी है। हंगरी का राजधानी ऑस्ट्रिया नहीं बल्कि ऑस्ट्रिया का राजधानी हंगरी था, ठीक है ना। चलिए, लेंस क्या है सर? लेंस का परिभाषा नहीं बताए थे? जो दो वक्रकार, समझ गए ना, जो दो सतहों से घिरा रहता है जिसका एक सतह वक्र जरूर होता है, मतलब इस तरीके से मुड़ा हुआ, ठीक है ना। बीच वाला भाग क्या होता है? वक्र होता है। या फिर इस तरीके से हम लोग लेते हैं, गोलीय लेंस का यह भाग होता है, किसका? गोलीय लेंस का। एक गोलाकार होता है जी, किसका होता है? गोलीय लेंस का होता है, ठीक है ना। सर रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया का परिभाषा तो हम कल बताए हैं। बताइए, गुस्सा उठाने वाला बात आप लोग पूछ लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया का परिभाषा कल ना बताए हैं हम? अभी भी पीडीएफ होगा रे भाई, अभी भी पीडीएफ कहिए तो होगा हमारे में। रासायनिक अभिक्रिया का परिभाषा तो आपको कल बताए हैं ना अच्छे तरीके से। देखिए, तो रासायनिक अभिक्रिया हम नहीं बताए थे आपको, कहां पर चला गया रासायनिक अभिक्रिया? रासायनिक अभिक्रिया क्या है हम आपको नहीं बताए थे कल? कल कितना प्यार से हम आपको ये वाला समझा समझा करके बता रहे थे कि जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिल करके एक या एक से अधिक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं तो इस अभिक्रिया को ही हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, बोले थे ना। तो बताइए, ये वाला चीज तो हम ऑलरेडी बता चुके हैं, उसके बाद भी आप लोग कहते हैं कि सर रासायनिक अभिक्रिया क्या है? ये सब तो हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। चलिए, कुछ ढंग का क्वेश्चन पूछिए ना, कुछ ढंग का क्वेश्चन पूछिए, और सिलेबस के बाहर मत जाइए। जितना सिलेबस अभी हुआ है उतना ही में से पूछिए, ठीक है ना, उतना ही में से पूछिए तो ज्यादा बेहतर होगा। अब देखिए, एक बच्चे का क्या सवाल है, उनका भी हम दिखाते हैं कि कब बताए थे। हाँ, यहाँ पर जरा देखिए तो आप लोग, ये वाला हम आपको बोले थे कि जरा इसको याद कर लीजिएगा सब। एक बच्चे का सवाल है, किनका है? किनका है? ऑल टीचिंग 137 करके आईडी है। सबसे भारी तत्व कौन सा है? अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दिए होते, हम आपको बोले थे ना कि ये सबको याद कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। देखिए तो नहीं है, सबसे भारी तत्व कौन सा है? ऑस्मियम, बोले थे ना। सबसे हल्का तत्व, सबसे हल्का धातु लिथियम, ठीक है ना। सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन। ऑलरेडी हम आपको सब कुछ बता चुके हैं। अभी तक हमें लगा है ना कि हम जितने भी क्वेश्चन के जवाब दिए हैं, जितना भी आप हमसे अभी तक डाउट पूछे हैं, हर एक क्वेश्चन का जवाब ऑलरेडी आपको मिल चुका है।
समझ गए ना। बशर्ते कि अगर आप लोग डेली क्लास करते होंगे ना तब आपको मिला होगा, अगर डेली क्लास नहीं करते होंगे तो फिर आप एक भी क्वेश्चन का सवाल का जवाब नहीं दे सकते हैं। और जो बच्चे हमसे डेली क्लास कर रहे हैं ना, एक दिन भी क्लास मिस नहीं कर रहे हैं, उनसे जरा ये सब कोई भी क्वेश्चन पूछ करके देखिए, एक एक क्वेश्चन का जवाब बताएंगे। जो डेली क्लास कर रहे हैं ना वो एक एक क्वेश्चन का जवाब बताएंगे, उनसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि वो पूरा क्लास कर रहे हैं। और जो बच्चे पूछ रहे हैं कि सर सबसे भारी तत्व कौन सा है, बताइए, ये क्वेश्चन नहीं याद किया आप लोग को, याद करवाया गया है, हर एक चीज याद करवाया गया है जो आप हमसे पूछ रहे हैं। ठीक है। एक बच्चे का क्या कमेंट था कि सर अविलंब ऊपर चला गया, कुछ अविलंब करके कुछ पूछ रहे थे। परवाल, प्रिज्म पर सफेद प्रकाश पड़ता है तो 7 रंगों में क्यों विभाजित हो जाता है सर? वर्ण विक्षेपण की घटना के कारण हम आपको बताए तो थे कि वर्ण विक्षेपण के कारण वो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। वर्ण विक्षेपण मतलब रंग का अलग अलग हो जाना, उस घटना को ही तो वर्ण विक्षेपण कहते हैं। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर के गुजरता है तो वो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, इस घटना को क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण बोलते हैं, ऑलरेडी आपको बताया गया है। ठीक है ना। फ्रांस की क्रांति कब हुई सर? फ्रांस की 3 क्रांति हुई है बच्चों, आपको बताए थे हम। फ्रांस में ना 3 क्रांति, एक तो हुआ था 1789 ईस्वी की क्रांति, एक तो हुआ था 1789 ईस्वी की क्रांति, ठीक है ना, बताए थे 1789, ठीक है ना। दूसरा कब बताए थे? 1830 ईस्वी की क्रांति, और फिर बताए थे 1848 ईस्वी की क्रांति। ये 3 क्रांति हुआ है, ठीक है ना, फ्रांस में 3 क्रांति हुआ है। चलिए। हम्म डाउट क्लास बच्चों यूट्यूब पर ही होगा, एप्लीकेशन पर डाउट क्लास नहीं। डाउट क्लास ना यूट्यूब पर प्रत्येक संडे को चलेगा। डाउट क्लास प्रत्येक संडे को ना यूट्यूब पर ही चलेगा। सर स्मार्ट वर्क क्या होता है सर? स्मार्ट वर्क का चर्चा तो हम बच्चे अक्सर करते रहते हैं कि हार्ड वर्क मत करिए, स्मार्ट वर्क करिए, क्योंकि स्मार्ट वर्क वो चीज है जिस रास्ते पर चल करके ना आप सफल हो सकते हैं। हार्ड वर्क करके कोई व्यक्ति सफल हो ना हो, लेकिन स्मार्ट वर्क करके जरूर सफल हो जाता है। हम जब 12th क्लास का इंटरव्यू, सॉरी, जब 12th क्लास की साइंस टॉपर का जब हम इंटरव्यू लेने के लिए गए थे, समझ गए ना, तो बच्चों उन्होंने सबसे पहले यही कहा कि हम स्मार्ट वर्क करते थे। समझ गए ना, हम हार्ड वर्क नहीं करते थे, हम स्मार्ट वर्क करते थे। तो स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करिए ना। हार्ड वर्क तो देखिए ऐसा मतलब बुराई हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन हार्ड वर्क तो एक मजदूर भी कर लेता है, हार्ड वर्क ना एक बैल भी कर लेता है, हार्ड वर्क ना एक गाय भैंस भी कर लेता है। समझ गए ना, जो खेत में हल चलाता है उसको बैल बोलते हैं ना, तो बैल भी कर लेता है, गधा भी एक हार्ड वर्क कर लेता है। लेकिन आप एक इंसान है, एक मनुष्य है, तो आप हार्ड वर्क नहीं, आप स्मार्ट वर्क करिए, जल्दी सक्सेसफुल हो जाइएगा। ठीक है। अब बताइए कोई दिक्कत? और पूछिए बच्चों। हम्म, बड़ी आंत को कितने भाग में बांटा गया है सर? अरे बड़ी आंत के बारे में ना हम आपको मानव उत्सर्जन तंत्र में पढ़ाएंगे, क्यों चिंता कर रहे हैं? अभी परिवहन और उत्सर्जन बाकी है ना, उत्सर्जन में हम आपको पढ़ाएंगे बड़ी आंत के बारे में। शरीर में श्वसन कहाँ कहाँ, मुंह और नाक से श्वसन होता है, और कहाँ से होगा? ठीक है ना। सर टॉपर, देखिए देखिए देखिए, टॉपर नोट्स कब मिलेगा सर? बच्चों बताइए, कितना दिन पहले हम आप लोग को टॉपर नोट्स दे चुके हैं? सारे बच्चे अभी देखिए बताएंगे। बताइए टॉपर नोट्स ना हम कितना दिन पहले दे चुके हैं, बताइए आप लोग। आज से ना लगभग हम 1 सप्ताह पहले टॉपर नोट्स आप लोग को हम दे चुके हैं। समझ गए ना, टॉपर नोट्स हम 1 सप्ताह, लगता है सोमवार को ही हम टॉपर नोट्स दे दिए थे। और एक बच्चे पूछ रहे हैं कि सर टॉपर नोट्स कब दीजिएगा सर? टॉपर नोट्स तो हम कब का दे चुके हैं रे भाई, ठीक है ना, टॉपर नोट्स तो हम कब का दे चुके हैं।
ठीक है ना। हम देखिए कमेंट्स तो हम बहुत सारे बच्चों का देखते हैं, लेकिन हम जवाब उन्हीं का देते हैं जो सभी बच्चों के लिए कॉमन क्वेश्चन रहे। समझ गए ना। कैल्शियम का सूत्र बच्चों, कैल्शियम का सीए आपको संकेत नहीं याद है? कैल्शियम का सीए होता है ना। ठीक है, चलिए, कैल्शियम का संकेत सीए। नेपोलियन के बचपन का नाम नेपोलियन दी बोनापार्टे, आपको बताए थे। नेपोलियन राजा बना था 1804 में। नेपोलियन राजा कब बना था? 1804 में बना था। ठीक है ना। तो बच्चों डाउट क्लास लेने से ना एक चीज तो आज हमें स्पष्ट में आ गया। डाउट क्लास लेने से आज हमें एक चीज तो समझ में आ गया कि यहाँ पर जो बच्चे हमसे डाउट पूछ रहे हैं, या तो उसमें से 80% बच्चे ऐसे हैं जो हमारा पूरा क्लास नहीं कर रहे हैं, ये हम कंफर्म है। एकदम ईमानदारी के साथ बताइएगा, तो आप लोग एकदम ऑनेस्टली बताइएगा, ठीक है ना। एकदम ऑनेस्टली बच्चों बताइएगा कितने बच्चे हैं जो हमारा पूरा क्लास करते हैं, 1 मिनट भी वीडियो को नहीं छोड़ते हैं, एक एक मिनट देखते हैं। कितने ऐसे बच्चे हैं, जरा एकदम ईमानदारी के साथ बताइएगा। तो क्योंकि अभी डाउट क्लास देख करके तो हमें ऐसा लग रहा है ना कि आप लोग ना पूरा क्लास हमारा नहीं करते हैं, क्योंकि जो भी डाउट आप पूछ रहे हैं, जो कुछ भी सवाल आप पूछ रहे हैं ना, सारे सवाल हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं क्लास में। अगर आप थोड़ा सा मेहनत करते ना तो आप लोग को डाउट रहता ही नहीं। हम्म। सर आप पीडीएफ से पढ़ाते हैं, मैं नहीं जानता था। आई एम न्यू स्टूडेंट शुभम यादव। वाह वाह, क्या बात है, अब तो जान गए। हम्म। ऐप का पासवर्ड भूल गए हैं तो वहां पर फॉरवर्ड पासवर्ड का ऑप्शन आता है, देख लीजिएगा जाकर के। ठीक है ना, फॉरवर्ड पासवर्ड का ऑप्शन आता है, जाकर के देख लीजिएगा। ठीक है। हम करते हैं सर, हम करते हैं सर। सर शादी में चले गए थे जिसलिए पूरा क्लास नहीं कर पाए। तो जो बच्चे ना, जो बच्चे ऑलरेडी हमारा पूरा क्लास करते हैं ना, उनके पास डाउट्स होता ही नहीं है। और देखिए हम जब क्लास करवाते हैं, अब ना आप लोग डाउट को छोड़ दीजिए, अब आप लोग डाउट पूछना बंद करिए, पहले हमारा बात सुनिए। हम जब क्लास करवाते हैं तो ये सोच करके करवाते हैं कि बच्चे हमसे ऑनलाइन जुड़ रहे हैं। ध्यान से समझिएगा हमारी बातों को। हम जब बच्चों क्लास करवाते हैं तो हमें ये पूरा ख्याल रहता है कि जो हमारे सामने अभी कैमरा लगा हुआ है, उस कैमरे के ना उस तरफ आप लोग बैठे हुए हैं, हम ये सोच करके पढ़ाते हैं। लेकिन हम साथ ही साथ ये भी सोच लेते हैं कि आप डायरेक्ट हमसे सवाल तो पूछ नहीं सकते हैं, लिखित रूप में पूछ सकते हैं। सर लिख करके हम पूछते हैं आपसे, ठीक है ना। तो बच्चों हम ना ये सोच करके पढ़ाते हैं कि हम ऐसा पढ़ा दें, इतना सरल कॉन्सेप्ट कर दें कि आप लोग के पास ना कोई डाउट ही ना रहे। समझ गए, इतना सरल कॉन्सेप्ट हम करने का प्रयास करते हैं कि आप लोगों के पास कोई डाउट ना रहे। क्योंकि हमें पता है कि हमारा छोटा भाई कहां तक समझ सकता है, हमें पता है कि हमारी छोटी बहन कहां तक समझ सकती है। तो हमें हमें ये बहुत अच्छे तरीके से पता है। समझ में आया। तो हम उस लेवल से पढ़ाते हैं जिस लेवल का आप लोग को ना एकदम अच्छे से समझ में आ जाए। हम बिल्कुल हार्ड लेवल से चलते ही नहीं है, एकदम आसान लेवल, एकदम बेसिक लेवल से चलते हैं, ताकि आप लोग को ना हर एक चीज एकदम अच्छे तरीके से क्या हो जाए, समझ में आ जाए। और अगर वहां पर जाने के बाद भी आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो फिर बच्चों इसमें आपकी गलती है। समझ गए ना, आप लोग उन सब चीजों को समझिए। ठीक है। हम्म। देखिए आसमा शर्मा पूछ रही है कि सर क्लास, सर हम पूछ रहे हैं कि क्लास ऐप पर क्यों नहीं होता। ऐप पर तो क्लास होता है, डेली क्लास हो रहा है जी। कब हो रहा है? मॉर्निंग में। कब हो रहा है बच्चों? सुबह में। सुबह में, जिनको नहीं पता है ना ध्यान से सुन लीजिए। सुबह में मंडे टू सैटरडे, मंडे टू सैटरडे क्लास चलता है। कितना बजे से? 9 बजे से लेकर के, 9 बजे से लेकर के 10 बजे तक क्लास चलता है एप्लीकेशन पर। और अब तो मैथ वाला भी क्लास एप्लीकेशन पर ही चलेगा। अब ना सोमवार को सिर्फ मैथ का एक महा मैराथन होने वाला है। देखिए सोमवार को यानी कल पर, हाँ कल प्यारे बच्चों, कल मैथ का महा मैराथन होगा। कल मैथ का ना महा मैराथन होगा। कल मैथ का क्या होने वाला है? महा मैराथन, महा मैराथन होने वाला है। ध्यान से सुन लीजिए, कल मैथ का पहला नंबर चैप्टर का, किसका? पहला नंबर चैप्टर का क्या होने वाला है? चैप्टर 1 का महा मैराथन। तो कल आप लोग क्लास में जुड़ना मत भूलिएगा, पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सर करवाएंगे, पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है।
तो चलिए प्यारे बच्चों, अब आज का डाउट क्लास यहीं पे खत्म किया जाए और आप लोग सेल्फ स्टडी पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हम डाउट क्लास लेते हैं ना तो हमें बहुत कुछ क्लियर हो जाता है। हम इसलिए तो सप्ताह में एक डाउट क्लास रखे हैं ना, ताकि ये पता चले कि आखिर आप लोग किस लेवल तक अभी तैयारी कर चुके हैं, क्या चीज आपको आता है, क्या चीज नहीं आता है, समझ गए ना। तो आज का यह पूरा डाउट क्लास लेने के बाद हम दो बातें आपको कहेंगे बच्चों। अगर आप हमें बड़ा भाई समझते हैं ना, अगर अपना बड़ा भाई हमें मानते हैं ना कि हाँ प्रिंस सर हमारे बड़े भाई के समान है, तो प्लीज आज हम आपसे दो रिक्वेस्ट करते हैं। आज का पूरा डाउट क्लास लेने के बाद ना हमें निष्कर्ष बस दो ही निकला है। क्या निष्कर्ष निकला है बच्चों? सबसे पहला तो निष्कर्ष हमारा ये निकला, सबसे पहला निष्कर्ष हमारा ये निकला कि आप प्यारे बच्चों हमारा पूरा क्लास करें, समझ गए ना। आप हमारा हर क्लास, आप हमारा प्रत्येक क्लास को ज्वाइन करें, प्रत्येक क्लास को देखें एकदम शुरू से लेकर के अंत तक। सबसे पहला तो हम निष्कर्ष ये निकाले ताकि आप लोग का डाउट न रहे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे डाउट हमसे आज पूछे हैं जो हम पूरा क्वेश्चन बताए हुए थे। दूसरा प्यारे बच्चों, दूसरा ये है कि आप लोग ना सेल्फ स्टडी करें, ठीक है ना। दूसरा ये है कि आप लोग क्या करें, सेल्फ स्टडी पर पूरा ध्यान दें, ठीक है ना। दूसरा ये है कि आप सेल्फ स्टडी पर पूरा ध्यान दें, ठीक है ना। सेल्फ स्टडी पर ना आप लोग एकदम जबरदस्त तरीके से ध्यान दें, क्योंकि अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो आज का डाउट क्लास लेने के बाद हम दो निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। सबसे पहला कि आप हमारा प्रत्येक क्लास को देखें, एक भी क्लास को मिस ना करें, क्योंकि आप जो भी डाउट पूछे हैं सभी क्वेश्चन हम ऑलरेडी बताए हुए थे। और दूसरा, आप सेल्फ स्टडी पर फोकस करें। ये दो चीज ना हम आज निष्कर्ष निकाल लिए, तो आपको ये दो चीज पर हर हाल में इंप्रूवमेंट करना है, ठीक है ना। ये दो चीज ना हर हाल में आपको इंप्रूवमेंट करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए आज का डाउट क्लास अब यहीं पे हम समाप्त करते हैं बच्चों। और आज स्पेशल संडे था, उम्मीद है आपका एकदम संडे बेहतरीन गया होगा। संडे एक्चुअल में प्यारे बच्चों छुट्टी का दिन होता है, लेकिन इसी डाउट क्लास के बहाने हम आपसे मिल भी लेते हैं, आपसे थोड़ा बहुत बातचीत भी हो जाता है और आपको कुछ सुझाव भी दे देते हैं। तो प्रॉमिस करिए आप हमसे, एक एक बच्चे प्रॉमिस करिए कि हाँ सर आज से हम आपका पूरा क्लास देखेंगे, शुरू से लेकर के अंत तक देखेंगे, ठीक है ना। और कम से कम सप्ताह में एक बार दुगना स्पीड करके रिवीजन भी जरूर कर लेंगे, ठीक है ना। वीडियो को दुगना स्पीड करिए और रिवीजन कर लीजिए, तो आप हमारा प्रत्येक क्लास को देखेंगे और सेल्फ स्टडी भी करेंगे। यह बात आज आपसे ना आज आप हमसे वादा करिए, ठीक है ना। वादा करके जाइए, वादा रहा ना, प्रॉमिस रहा ना। सारे बच्चे प्रॉमिस लिखिए कमेंट बॉक्स में। सारे बच्चे अभी के अभी लिखिए प्रॉमिस लिखिए। चलिए भाई प्रॉमिस लिखिए। और हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि प्यारे बच्चों, हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि हम आपका एक भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं बचेगा जिसको हम क्लियर नहीं करेंगे, एक एक चीज को बताएंगे। तो चलिए भाई सबसे पहले ना हम आपसे प्रॉमिस कर देते हैं। चलिए सबसे पहले देख लीजिए, हम ही आपसे प्रॉमिस कर दिए। लीजिए सबसे पहले ना हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि हमारे तरफ से बच्चों आप लोग को बिल्कुल भी कमी नहीं मिलेगा। हमारे तरफ से ना 1% का कमी आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। 1% भी हम कमी नहीं छोड़ेंगे पढ़ाई में, बशर्ते आप प्रॉमिस करिए कि हाँ सर आज से हम पूरा आपका क्लास करेंगे। सेल्फ स्टडी घर पर कम से कम ना जरूर करेंगे, 3-4 घंटा कम से कम सेल्फ स्टडी जरूर करेंगे। आखिर अच्छा ये आप लोग बताइए, हम आप लोग को पढ़ने के लिए बोल रहे हैं, सेल्फ स्टडी करने के लिए बोल रहे हैं, क्या इसमें हमारा फायदा है? बताइए, क्या इसमें हमारा कोई फायदा है? फायदा बच्चों आप लोग का है, आप लोग का पढ़ाई बेहतर होगा, समझ गए ना। आखिर अपने छोटे भाई के जैसा, अपने सगे भाई के जैसा हम आपको बोलते हैं कि भाई रे पढ़ो, लेकिन आप लोग जब पढ़ेंगे नहीं तो क्या होगा बताइए। तो इसलिए ना बच्चों आप लोग प्रॉमिस करिए कि यह दो काम आज हम जरूर करेंगे। हर एक सप्ताह में ना हम आपको कुछ ना कुछ निष्कर्ष बताएंगे। जब डाउट क्लास कराएंगे ना तो निष्कर्ष बताएंगे। आज का निष्कर्ष यही है कि आप हमारा पूरा क्लास करेंगे और सेल्फ स्टडी पर एकदम बेहतरीन तरीके से ध्यान देंगे, ठीक है। और हाँ, जो बच्चे अभी तक यूट्यूब पर सिर्फ हमसे जुड़े हैं, अगर टॉपर बैच में नहीं जुड़े हैं तो टॉपर बैच में जुड़ जाइए। टॉपर बैच में ना हमसे जुड़ जाइए, वहां पर आपको बेहतरीन लाभ मिलेगा। बहुत सारे बच्चे अभी क्लास नहीं कर रहे हैं, या फिर बहुत सारे बच्चे कोर्स परचेज कर लिए हैं लेकिन उनको क्लास के बारे में जानकारी नहीं है, तो टॉपर बैच कर लीजिए ज्वाइन। और हाँ, रूटीन ऑलरेडी हम एप्लीकेशन में ही डाले हुए हैं, ठीक है। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।